हेलो एवरीवन। ये हमारे कंप्यूटर की जो सीरीज़ चल रही है उसका आज सेकंड पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट हमने अपलोड कर दिया है और पूरे कंप्यूटर जीके को हम 3 पार्ट में समाप्त कर देंगे। तो आज ये हमारा सेकंड पार्ट है, तो हम शुरू करते हैं इसको। इसमें आज हम चैप्टर पढ़ेंगे मेमोरी। मेमोरी क्या होता है? जब हम किसी कंप्यूटर में इनपुट डालते हैं तो वहाँ पे उसे स्टोर करने के लिए जो है, या सीपीयू जिस पे वर्क करता है उसके लिए भी मेमोरी की आवश्यकता होती है। क्योंकि जो सीपीयू होता है, रजिस्टर मेमोरी जो होती है, उसमें जो डाटा होता है उसी पे वर्क करता है। तो ये भी यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। पिछली वीडियो में बताया भी था मैंने कि जो सीपीयू से अटैच मेमोरी होती है वो रजिस्टर मेमोरी होती है, और जो उसमें डाटा होता है उसी पे जो है सीपीयू वर्क करता है। तो अगर रैम रोम है उसके बीच में कैश मेमोरी लगाई जाती है जिससे डाटा स्थानांतरण तेज़ी से हो, तो उसके बाद जो डाटा जाता है वो रजिस्टर मेमोरी में ही जाता है, उसी पे ही सीपीयू प्रोसेस करता है। तो इसको देख लेते हैं। मेमोरी जो है मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। एक तो प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, दूसरी होती है द्वितीय या सहायक मेमोरी। तो जो प्राथमिक या मुख्य मेमोरी होती है वो सीपीयू के अंदर होती है, जिसमें हमारा रैम रोम ये जो है सीपीयू के अंदर होती हैं। जबकि द्वितीय या सहायक मेमोरी जो है इसको हम अलग से डाटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें हम थोड़ा रैंडम रिवीजन देखते हैं, फिर इसको आगे थोड़ा डीप पढ़ेंगे। तो प्राथमिक मेमोरी जो होती है वो अस्थायी होती है। सामान्यतः अस्थायी इसको माना जाता है, लेकिन इसमें एक अपवाद है। इसका अपवाद है रोम। रोम जो है प्राथमिक या मुख्य मेमोरी में ही आती है, लेकिन ये स्थायी होती है, जबकि बाकी जो मेमोरी है वो अस्थायी होती हैं। तो जो प्राथमिक मेमोरी है वो क्या होती है? अस्थायी होती है, लेकिन रोम जो है इसका अपवाद है, ये स्थायी होती है। तो यहाँ से प्रश्न क्या बनता है? तो जो अस्थायी मेमोरी है इसे हम वोलेटाइल बोलते हैं, इंग्लिश में इसे वोलेटाइल बोला जाता है, ठीक है। जबकि स्थायी को बोला जाता है नॉन वोलेटाइल। तो जो नॉन लगा हुआ है उसका मतलब ए ना समझे आप, इसमें थोड़ा उल्टा है, तो इसलिए आप इसको हमेशा ध्यान रखें। तो रैम कैसी मेमोरी है? तो रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है, तो इसको आप अच्छे से याद रखें। तो स्थायी मेमोरी में क्या क्या हो गया? एक तो रोम हो गया, इसका एक पार्ट प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम जो हो गए ये रोम के पार्ट हो गए। जबकि अस्थायी मेमोरी जो होती है रैम, रैम के 2 पार्ट है, डायनेमिक और स्टैटिक। कैश मेमोरी जो होती है, अगर रोम से जो है मुख्य मेमोरी में डाटा जाने में जो है गति धीमी होती है, तो उसको तेज़ करने के लिए बीच में कैश मेमोरी को लगाया जाता है। तो ये हमारी प्राथमिक या मुख्य मेमोरी हो गई। इसको थोड़ा हम डीप में आगे पढ़ेंगे। दूसरा है हमारा द्वितीयक या सहायक मेमोरी। इसमें ये 2 प्रकार की होती है। एक तो क्रमानुसार, एक होती है डायरेक्ट एक्सेस। क्रमानुसार का मतलब है जैसे हमने किसी मेमोरी में डाटा स्टोर किया तो उसको हम एक साइड से ही पढ़ेंगे, उसमें हम डायरेक्ट एक्सेस करके आगे नहीं जा सकते, वो हमें एक साइड से ही देखना पड़ेगा, तो उसे क्रमानुसार कहते हैं। ये इसका एग्जांपल है मैग्नेटिक टेप। जबकि डायरेक्ट एक्सेस जो मेमोरी होती है उसमें हम जैसे मान लो 2 घंटे का कोई डाटा इसमें भरा हुआ है तो डायरेक्ट हम उसको 20 मिनट के बाद से देख सकते हैं, जबकि क्रमानुसार में वो हमें एक साइड से देखना पड़ेगा। तो डायरेक्ट एक्सेस में हम उसे कहीं से भी देख सकते हैं। तो डायरेक्ट एक्सेस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो चुंबकीय डिस्क, एक हो गया ऑप्टिकल डिस्क, एक हो गया इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज। तो चुंबकीय डिस्क में कौन कौन सी आती है? तो चुंबकीय डिस्क में फ्लॉपी डिस्क आ गया और हार्ड डिस्क आ गया। हार्ड डिस्क के भी 3 पार्ट हैं, जिप डिस्क, डिस्क पैक, विनचेस्टर डिस्क। तो हार्ड डिस्क जो है चुंबकीय डिस्क के ये पार्ट हो गए। जबकि ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो इसमें ब्लूरे डिस्क हो गया, सीडी रोम, सीडी जो होता था पहले, जो सीडी में चलता था गोल गोल चक्का टाइप का, एक डीवीडी हो गया, एक सीडी और ऑब्लिक डब्लू, एक सीडी आर हो गया। आर का मतलब और डब्लू का मतलब जो है वो इस प्रकार से है कि रीड एंड राइट। अगर किसी पे आर और डब्लू दोनों हैं तो उसमें हम उसे पढ़ भी सकते हैं और उसे लिख भी सकते हैं, मतलब उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगर जैसे ये सी डी आर है तो इसको हम खाली पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हम परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन जो सी डी आर ऑब्लिक डब्लू है तो इसको हम रीड भी कर सकते हैं और इसमें लिख भी सकते हैं, मतलब इसके जो डाटा है उसमें परिवर्तन हम कर सकते हैं। तो इस आर और डब्लू का जो है ये मीनिंग है। डीवीटी जो हो गया ये भी एक प्रकार से ऑप्टिकल डिस्क होती है। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज में जो है वो फ्लैश मेमोरी, मेमोरी कार्ड जो हम पहले फ़ोन में डाटा के लिए यूज करते थे, और एक हो गया हमारा फ्लैश मेमोरी। तो ये इस प्रकार से द्वितीयक मेमोरी के पार्ट हो गए। अब हम इसको थोड़ा डीप में पढ़ लेते हैं। प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी कौन सी है? तो ये सीधे जो है सीपीयू से अटैच रहती है, सीधे सीपीयू से अटैच रहती है। कौन सी मेमोरी? प्राथमिक या मुख्य मेमोरी।
छोटे भागों में बटी होती है जिन्हें लोकेशन या सेल कहते हैं। तो जो प्राथमिक मेमोरी होती है वो छोटे छोटे भागों में बटी होती है। इसकी गति तीव्र होती है, स्टोरेज क्षमता सीमित होती है, इसकी कीमत भी अधिक होती है और सामान्यतः ये अस्थायी है। तो ये जो है प्राथमिक मेमोरी के गुण हैं। जबकि द्वितीयक मेमोरी जो होती है, जो सहायक मेमोरी होती है जिसको हम अलग से अटैच करते हैं, वो इसका उल्टा है। उसकी गति स्लो होती है, स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है, उसकी कीमत भी उसकी कम होती है और वो सामान्यतः स्थायी होती है। तो ये दोनों में फ़र्क है प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी में। प्राथमिक मेमोरी को अस्थायी इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब इसमें लाइट चली जाती है तो इसका पूर्णतः डाटा जो है वो समाप्त हो जाता है। तो जो रैम है, रैम में अगर कुछ भी डाटा है और लाइट चली गई है तो रैम का जो है डाटा सारा समाप्त हो जाता है, इसलिए इसको अस्थायी मेमोरी बोला जाता है। तो रैम कैसी मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी या अस्थायी मेमोरी है। यह मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है जो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट की बनी होती है। इसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन चिप गैलियम आर्सेनाइड का बना होता है। तो जो ये मुख्य मेमोरी होती है, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, ये सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। इसमें सिलिकॉन का यूज किया जाता है और इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का यूज किया जाता है जो सिलिकॉन की बनी होती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, किसका प्रयोग किया जाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट, और वो किसका बना होता है? सिलिकॉन या गैलियम आर्सेनाइड का। अब दूसरा है हमारा द्वितीयक या सहायक मेमोरी। इसकी डेफिनेशन मैंने बता दी। इसकी गति धीमी होती है, स्टोरेज इसकी बहुत अधिक होती है, प्राथमिक मेमोरी की अपेक्षा बहुत ज़्यादा स्टोरेज होती है, इसीलिए इसका डाटा स्टोर करने के रूप में इसे हम सहायक मेमोरी के रूप में यूज करते हैं। तो स्थायी मेमोरी है तो ये नॉन वोलेटाइल हो गया। इसको नॉन लगा हुआ है तो इसको आप ऐ ना समझे, ये उल्टा है। अगर नॉन वोलेटाइल है तो उसको स्थायी बोलेंगे, अगर वोलेटाइल है तो उसको अस्थायी बोलेंगे। प्राथमिक मेमोरी जो है वो सामान्यतः अस्थायी होती है, मतलब वोलेटाइल होती है। जबकि रोम इसका अपवाद है, रोम जो होती है वो स्थायी होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। जबकि रैम कैसी मेमोरी है? वो वोलेटाइल मेमोरी है। तो रैम जो है, ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि रैम कैसी मेमोरी है, तो ये वोलेटाइल मेमोरी है। क्रमानुसार मेमोरी की डेफिनेशन मैंने पहले ही बता दिया आपको। जो स्टोर डाटा है उसे हम क्रमानुसार ही पढ़ सकते हैं, उसमें हम डायरेक्ट आगे नहीं जा सकते। मैग्नेटिक टेप इसका उदाहरण है, जो आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम डाइऑक्साइड की परत इस पर चढ़ी होती है। जबकि डायरेक्ट एक्सेस की डेफिनेशन ये है कि हम किसी भी लोकेशन में उसको पढ़ सकते हैं। तो जो मेमोरी होती है वो छोटी छोटी लोकेशन या सेल्स में बटी होती है, तो हम इसको किसी भी लोकेशन से देख सकते हैं। जैसे 2 घंटे का है तो उसमें हम 20 मिनट के बाद से भी उसको देख सकते हैं। इसमें क्रमानुसार का कोई रोल नहीं है। अगली मेमोरी है हमारी रोम। रोम के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सामान्यतः प्राथमिक मुख्य मेमोरी होती है, लेकिन ये एक अपवाद है। जो प्राथमिक मेमोरी अस्थायी होती है लेकिन ये स्थायी होती है। तो इसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, और इसका नाम एक दूसरा है बिल्ट इन मेमोरी, भी इसका नाम है, जिसको कहा जाता है बिल्ट इन मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी जो है ये स्थायी मेमोरी है क्योंकि अपवाद है। ये इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, सप्लाई बंद होने पर भी सूचना बनी रहती है। जबकि प्राथमिक मेमोरी की जो है सप्लाई बंद होने पर सूचना समाप्त हो जाती है, लेकिन ये अपवाद होने के कारण इसकी सूचनाएं बनी रहती हैं। इसे हम केवल पढ़ सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जो मैंने आपको बताया था रीड एंड राइट वाला, तो इसमें खाली हम रीड कर सकते हैं, राइट इसमें नहीं होता, मतलब इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। बायो सिस्टम जो हमने बताया था, तो जो बायो सिस्टम है वो कहाँ पे स्थापित किया जाता है? तो रोम में स्थापित किया जाता है। और जब बायो सिस्टम कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो सबसे पहले बायो सॉफ्टवेयर जो है वो सबसे पहले ऑन होता है। इसकी फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो सबसे पहले ऑन होता है। और जब कंप्यूटर ऑन होता है तो उसमें वो शुरू में 2 या 3 मिनट लेता है मुख्य पेज तक जाने में, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं बूटिंग। और सबसे पहले जब वो उस समय जो बूटिंग प्रक्रिया चल रही होती है तो एक हार्डवेयर की जांच करता है, हार्डवेयर की जांच करता है, तो वो कहलाता है पोस्ट। पोस्ट नाम से वो कहलाता है। ये क्लरिकल के एग्जाम में भी पूछा गया था। आगे पढ़ते हैं हम प्रोम। ये रोम के कुछ 3 भाग और हैं, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। इसमें हज़ारों डायोड होते हैं। रोम को हम 3 प्रकार से और यूज कर सकते हैं, जैसे प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम। इसमें क्या होता है, उच्च वोल्टेज से फ्यूज करके इसकी जो उच्च वोल्टेज से इसको फ्यूज करके इसका डाटा सारा ख़त्म कर दिया जाता है और नए सिरे से सूचना रिकॉर्ड की जाती है। तो किसके माध्यम से? उच्च वोल्टेज से इसको फ्यूज करके इसका डाटा समाप्त किया जाता है। ई प्रोम क्या है? इरेजिबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी।
तो पराबैंगनी किरणों से जो है इसका डाटा नष्ट किया जाता है। तो पूछा जाता है कि पराबैंगनी किरणों से जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उसके माध्यम से कौन सी मेमोरी का डाटा नष्ट किया जाता है, तो वो है EEPROM, इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। तो EEPROM का डाटा जो है पराबैंगनी किरणों से नष्ट किया जाता है, इसे अल्ट्रावायलेट EEPROM भी हम कहते हैं। तीसरी है हमारी EEPROM, इसके द्वारा उच्च विभव के द्वारा इसका डाटा नष्ट किया जाता है। यह सहायक मेमोरी में इसका प्रयोग किया जाता है और इसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। तो जो तीसरी है हमारी, ये इसका डाटा उच्च विभव से नष्ट होता है, सहायक मेमोरी के रूप में इसका यूज होता है, फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। और इसका जो मेन एग्जांपल है वो है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को हम जो है वो EEPROM जो है इसको हम पेन ड्राइव के रूप में यूज कर रहे हैं। इसमें रैम और रोम दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो ये तीसरी हो गई हमारी रोम की, तीसरा पार्ट है। अब एक बार रैंडम रिवीजन देख लेते हैं। रैंडम रिवीजन ये है कि डाटा नष्ट करके नया डाटा किस चीज़ में ऐड किया जाता है। तो प्रोम है उससे उच्च वोल्टेज से इसका डाटा नष्ट किया जाता है, EEPROM का पराबैंगनी किरणों से, और EEPROM का उच्च विद्युत किरणों से। तो ये एक रैंडम रिवीजन, इसको आप याद रखना। रैंडम एक्सेस मेमोरी हम इसको देख लेते हैं। अब रैम की बात करते हैं। ये प्राथमिक या मुख्य मेमोरी में आती है। वोलेटाइल मेमोरी है, वोलेटाइल मीन्स अस्थायी मेमोरी है। सूचनाओं को बदला जा सकता है, जैसे रोम था, रोम में हम सूचनाएं नहीं बदल सकते थे, लेकिन रैम की सूचनाएं बदल सकते हैं। सप्लाई बंद होने पर इसका डाटा नष्ट हो जाता है। वर्किंग मेमोरी भी इसको कहा जाता है। तो जैसे रोम को हमने क्या कहा था, बिल्ट इन मेमोरी, तो इसको वर्किंग मेमोरी कहा जाता है। तो ये इसका उपनाम है, ये भी आप याद रखें। प्रोसेस करते हुए डाटा रैम में सेव होता है, सप्लाई बंद होने पर वह उड़ जाता है, इसलिए प्रोसेस करते हुए डाटा सेव करते चलना चाहिए। इसका एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। जब आप कुछ कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हो या कुछ काम कर रहे हो, तो अगर उसे आप सेव करते ना चलें और अचानक से लाइट चली जाती है तो वो डाटा सारा समाप्त हो जाता है। वो इसी पर इसलिए ही होता है क्योंकि वो डाटा सीधा रैम में सेव होता है। और रैम क्या है, अस्थायी मेमोरी है। जब डाटा सप्लाई चली जाती है तो रैम का डाटा उड़ जाता है। तो इसलिए हम कुछ भी वर्क या टाइप करते हैं तो उसे हम हाथों हाथ सेव करते हुए चलते हैं, जिससे वो डाटा मुख्य मेमोरी में सेव होता रहता है। और रैम में जो डाटा है वो क्योंकि सप्लाई होने के बाद उड़ जाता है, इसलिए उसे हाथों हाथ सेव करते रहना चाहिए। कैश मेमोरी की बात करें, प्राथमिक मेमोरी से डाटा जब CPU तक पहुंचने में गति धीमी होती है, तो जब अगर रैम और रोम जो है इससे हम CPU में डाटा डालते हैं तो उसकी गति धीरे होती है, बहुत ज़्यादा धीमी गति से होता है। ये हमने डायग्राम के माध्यम से बता रखा है। अगर प्राथमिक मेमोरी से CPU में डाटा हम भेज रहे हैं तो इसका जो है गति धीमी होती है। लेकिन अगर इसमें हम कैश मेमोरी को बीच में ऐड कर दें तो ये जो डाटा स्थानांतरण की गति है वो तेज़ हो जाती है। तो कैश मेमोरी का मुख्य जो रोल है वो है डाटा स्थानांतरण की गति तेज करना। इसका आकार की बात करें तो इसका आकार होता है 256 KB से 4 MB तक लगभग इसका आकार होता है। इसमें डाटा स्थानांतरण के लिए सिस्टम बस का प्रयोग नहीं होता। सिस्टम बस का मैंने बताया था पहली वीडियो में कि सिस्टम बस जो होती है वो एक इस प्रकार से होती है, उसमें तारों का एक समूह होता है और ये डाटा स्थानांतरण का इस प्रयोग किया जाता है CPU बस का इसमें। लेकिन इसमें जो है कैश मेमोरी में इसका प्रयोग नहीं होता। अब रजिस्टर मेमोरी भी मैंने बताई थी। रजिस्टर मेमोरी और कैश मेमोरी को देख लेते हैं। तो जो CPU के अंदर हमारा मदरबोर्ड होता है उसके पास में एक प्रोसेसर हो गया, माइक्रो प्रोसेसर, उसी के पास में ये रजिस्टर मेमोरी और कैश मेमोरी होती हैं। तो ये दोनों मेमोरी कहाँ पे होती हैं, माइक्रो प्रोसेसर के पास में। रैम रोम जो होती है वो मदरबोर्ड में होती है, जबकि रजिस्टर और कैश मेमोरी जो होती है वो माइक्रो प्रोसेसर के भीतर होती हैं। मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर है इसके भीतर जो है होती हैं, जबकि रैम और रोम जो है वो मदरबोर्ड पर होती हैं। इसमें इतना अंतर है। मैंने पहले ही बताया था CPU जो है रजिस्टर में स्थित डाटा ही प्रोसेस करता है, इसलिए प्रोसेसिंग से पहले जो डाटा होता है वो रजिस्टर मेमोरी में स्थानांतरित किया जाता है। इसको भी हम डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। अगर सहायक मेमोरी से डाटा जो है वो रैम और रोम में आ रहा है, उसके बाद गति जो डाटा स्थानांतरण करने की गति है वो हम कैश मेमोरी लगाकर बढ़ा देंगे, तो वो जो डाटा है वो सीधा फिर रजिस्टर मेमोरी में जाता है। और ये जो रजिस्टर मेमोरी है ये CPU से डायरेक्ट अटैच होती है। तो CPU जो है इस मेमोरी के डाटा को ही प्रोसेस करता है। तो यहाँ से प्रश्न अगर एग्जाम में आया कि CPU जो है किस मेमोरी को डाटा को प्रोसेस करता है, तो वो है रजिस्टर मेमोरी। और डाटा स्थानांतरण की जो गति तेज करने के लिए कौन सी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, तो वो है कैश मेमोरी। रैम कैसी मेमोरी है, तो ये अस्थायी मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल होती है।
रोम जो है इसके प्रकार होते हैं प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम, तो वो आप सारा हमने पीछे पढ़ा दिया, एक बार रिवीजन और कर लेना। अब देखते हैं हम, अगला है हमारा चुंबकीय मेमोरी। चुंबकीय मेमोरी, अब हम द्वितीयक या सहायक मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। तो उसका पहला वो है भाग चुंबकीय मेमोरी। चुंबकीय पदार्थ जैसे आयरन ऑक्साइड की इस पर परत चढ़ी होती है, चुंबकीय ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड की परत इस पर चढ़ी होती है, ये एक चुंबकीय पदार्थ है। फ्लॉपी डिस्क जो है इस पर भी चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है। फिर अगला है हमारा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है एक एल्यूमिनियम धातु का एक पतला डिस्क है जिस पर चुंबकीय पदार्थ आयरन ऑक्साइड का ही लेप होता है। अब बात करते हैं फैट फाइल एलोकेशन टेबल। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्क फॉर्मेटिंग का एक क्या है तरीका है। तो अगर हमें डिस्क जो हार्ड डिस्क है फॉर्मेट करनी हो तो वो कैसे करेंगे, फाइल एलोकेशन टेबल जो है एक फैट जो है कि ये डिस्क फॉर्मेटिंग का एक तरीका है। NTFS क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम का प्रयोग हम वर्तमान में विंडोज XP तथा विंडोज़ 2000 में इसका प्रयोग किया जा रहा है। मतलब जो डिस्क फॉर्मेटिंग का प्रयोग है अब हाल ही में NTFS का किया जा रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, इसका प्रयोग अब आजकल हम डिस्क फॉर्मेटिंग में कर रहे हैं। अगला क्या है हमारा ऑप्टिकल डिस्क। तो जो हमारी चुंबकीय डिस्क थी उसमें आयरन ऑक्साइड की परत होती थी, लेकिन जो हमारी ऑप्टिकल डिस्क है उसमें एल्यूमिनियम की परत होती है। तो इस चीज़ को आप याद रखें। तो जो चुंबकीय डिस्क है उसमें आयरन ऑक्साइड और जो ऑप्टिकल डिस्क है उसमें एल्यूमिनियम की परत होती है। डाटा लिखने या पढ़ने के लिए लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है, इसे लेज़र डिस्क भी इसलिए कहा जाता है। ऑप्टिकल डिस्क के जो पार्ट हैं उसमें देख लेते हैं, CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। इसका डाटा हम बार बार रीड कर सकते हैं लेकिन नया स्टोर नहीं कर सकते। तो ये रीड तो है लेकिन राइट नहीं है। जो मैंने पहले बताया था ROW का क्या मीनिंग है, तो ये रीड तो है लेकिन इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। इसका व्यास कितना है, 120 मिलीमीटर, मोटाई 1.2 मिलीमीटर, स्टोरेज 700 MB तक ये है स्टोरेज कर लेता है। गति को एक संख्या के रूप में निरूपित किया जाता है, जैसे 1x, 8x, 52x, 72x, इस रूप में इसकी गति को जो है निरूपित किया जाता है। अगली डिस्क है हमारी CDR, तो ये भी खाली रीड कर सकते हैं हम। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल होगी, राइट वंस रीड मैनी, मतलब लिख एक बार सकते हैं लेकिन पढ़ हम बार बार सकते हैं। लिखना एक बार है और पढ़ना बार बार है, तो इसमें हम फिर से दोबारा परिवर्तन नहीं कर सकते क्योंकि ये R है, सिर्फ रीड कर सकते हैं। अगली डिस्क है हमारी CDR/W। इसमें क्या है, रीड और W दोनों हैं, तो हम इसको बार बार लिख भी सकते हैं और बार बार इसको पढ़ भी सकते हैं, इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। अगली हमारी है DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, दोनों ओर डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसमें डाटा पढ़ने के लिए लाल रंग के लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है। तो आपने पहले जब DVD चलाते थे, एक गोल सा चक्का होता था, उसमें दोनों तरफ जो है मूवी होती थी, इधर की साइड भी और इधर की साइड दोनों तरफ मूवी होती थी। तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होगी इसकी फुल फॉर्म, और ये भी एल्यूमिनियम की इस पर परत चढ़ी होती है। ये भी एक ऑप्टिकल डिस्क है, इसमें भी लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है, तो इसे लेज़र डिस्क भी कहा जाता है। अब आ गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, इसमें पेन ड्राइव के बारे में पढ़ेंगे, इसे फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। और आजकल अभी मैंने पीछे बताया था जो प्रोम का पार्ट है ई प्रोम, उसके उदाहरण के रूप में जो है, उसके एग्जाम्पल के रूप में पेन ड्राइव का प्रयोग आजकल किया जा रहा है। पेन के आकार का इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है, इसको हम निकाल अपनी जेब में भी रख सकते हैं। लगा और खेलो डिवाइस है, USB पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। इसको हम एकदम से लगा के कंप्यूटर में रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे ही कंप्यूटर में लगाने के बाद इसके हम डाटा का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है हमारा स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड जो होते हैं हमारे, जैसे क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड हो गए, उसमें एक चिप लगी होती है, स्थायी मेमोरी चिप होती है। तो कुछ स्मार्ट कार्ड में EEPROM जो है वो लगा रहता है। तो जो रोम का ही पार्ट है, इनका भी बहुत यूजेस है, आप इनको अच्छे से पढ़ लें। जैसे प्रोम, EEPROM क्या है, इनका यूजेस है। तो इसमें EEPROM का यूज हो रहा है, जबकि EEPROM जो है उसमें उसका यूज हम पेन ड्राइव के रूप में कर रहे हैं। आगे देखते हैं बफर क्या है। तो यह है एक अस्थायी मेमोरी का एक भाग है जिसका उपयोग प्रोसेसिंग या इनपुट आउटपुट डिवाइस को देने से पहले अस्थायी भंडारण के लिए किया जाता है। तो ये एक अस्थायी मेमोरी का भाग है, जैसे हम कुछ इनपुट आउटपुट दे रहे हैं उसमें कंप्यूटर में, तो उससे पहले अगर हमें कुछ स्टोर करना हो अस्थायी रूप से कुछ स्टोर करना हो, तो वो हम बफर मेमोरी में प्रयोग उसका करते हैं। तो ये हमारा जो मेमोरी का चैप्टर था ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर। अगला चैप्टर हमारा सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्रामों और क्रियाओं का वह समूह जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है। तो जो सॉफ्टवेयर है हमारा,
वो हार्डवेयर पर चलता है। हार्डवेयर पर सॉफ्टवेयर चलाकर ही हम सारे कार्य संपादित करते हैं। तो प्रोग्राम की बात कर लेते हैं पहले। निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए तैयार किया गया अनुदेशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्रामर क्या है? जो प्रोग्राम तैयार करने वाला विशेषज्ञ होता है वो प्रोग्रामर होता है। सॉफ्टवेयर का हम डायग्राम के माध्यम से चार्ट में समझेंगे। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये डायरेक्ट हार्डवेयर से अटैच होते हैं। इन्हीं पर जो है फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाए जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। जबकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो हैं ये डाटा को बचाने और कंप्यूटर के सही निष्पादन के लिए किया जाता है, जिसमें वायरस को भगाने या कुछ भी अगर त्रुटि होती है तो उनको हटाने के लिए जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो हम एक एक सॉफ्टवेयर पढ़ लेते हैं। पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डायरेक्ट हार्डवेयर से अटैच होते हैं। इन्हीं पर फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाए जाते हैं। जैसे MS डोज हो गया, इस पर सॉफ्टवेयर चलाए जाएंगे। विंडोज़ हो गया, विंडोज़ जैसे कंप्यूटर में होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, उस पर फिर ये सॉफ्टवेयर चलाए जाएंगे। आगे हम इसको पूरा डीप पढ़ेंगे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात करें तो जो हमारा कंप्यूटर है वो बाइनरी भाषा को ही समझता है। बाइनरी भाषा मतलब 0 और 1, इसे मशीनी भाषा भी बोलते हैं। तो हमारा जो कंप्यूटर है इस मशीनी भाषा को समझता है, लेकिन इसमें एप्लीकेशन तैयार करना बहुत समय लगता है। इसलिए एप्लीकेशन जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में तैयार किए जाते हैं। फिर उसको जब कंप्यूटर से हम अटैच करते हैं तो उसको फिर कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी कन्वर्ट करने के लिए ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है। तो जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर हैं ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलते हैं, जबकि असेंबलर जो है ये निम्न स्तरीय भाषा को, लो लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलता है। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को बदलते हैं। तो इनमें अंतर क्या है? तो जो इंटरप्रेटर है वो एक एक लाइन को करके कन्वर्ट करता है, जबकि कंपाइलर पूरे पेज को कन्वर्ट कर देता है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे डीप में अभी। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डाटाबेस, अकाउंटिंग, पेज मेकर, कोरल ड्रा जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में एंटीवायरस, बैकअप प्रोग्राम, फाइल मैनेजर। तो अभी वीडियो के एग्जाम में पूछा था एंटीवायरस कैसा सॉफ्टवेयर है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। और ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से आ गए? मैकडोज, मैक OS एप्पल, विंडोज़ 95, 98, विंडोज़ 7, विंडोज 10, यूनिक्स, लाइनेक्स, जेनिक्स, मैग्नीटोज, विंडोज़ NT, ये सारे क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। अब इनके बारे में देख लेते हैं। गूगल क्रोम OS, ये मोबाइल फ़ोन के लिए हो गया। एंड्रॉयड OS, गूगल क्रोम हम कंप्यूटर में भी चला सकते हैं, लेकिन एंड्रॉयड OS जो है ये मोबाइल फ़ोन का है। आपने सुना भी होगा एंड्रॉयड फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में उसी पे जो है आप जैसे व्हाट्सअप है, फेसबुक है, ये इस प्रकार के एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड जो है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया मोबाइल फ़ोन के लिए। उस पर जो आप व्हाट्सअप, फेसबुक और जो टेलीग्राम है इस प्रकार के जो है सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो वो हो गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम इसमें देख लेते हैं हार्डवेयर से जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर डायरेक्ट अटैच होते हैं, उसी के माध्यम से जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलते हैं और फिर उपयोगकर्ता जो है उनको उपयोग कर सकता है। तो ये डायग्राम हो गया। अब हम एक एक सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करता है। ये मैंने भी बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर पर ही जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच में संबंध स्थापित करता है, जबकि कंप्यूटर चालू होने पर सॉफ्टवेयर द्वितीयक मेमोरी से प्राथमिक मेमोरी में जो है डाले जाते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। अब हम इसके प्रकार देख लेते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इनका कार्य क्या है? तो जब सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कार्य करता है तो उसमें क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार से काम करते हैं। अगर एक ही प्रकृति के कार्य हैं, मतलब जो कार्य हैं उनको एक ही प्रकृति के, जो एक ही तरीके से होने वाले हैं, उनको एक बैच के रूप में संगठित कर लिया जाता है। ऐसे कार्य हैं जिनमें मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, मतलब उनको एक बार कलेक्ट करके कार्य स्टार्ट कर दिया, फिर उसमें मानव की जो मानवीय हस्तक्षेप है उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, तो वो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। जबकि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जब साथ में कई कार्य एक साथ संपादित किए जाते हैं, मतलब कंप्यूटर पे जो है कई सारे कार्य एक साथ संपादित किए जाते हैं, तो उसमें एक कार्य करके प्रिंट निकालना है तथा उतने समय में दूसरा कार्य करना। जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है? बहुत सारे कार्य एक साथ करना। तो जैसे हमने कोई कार्य करके उसका प्रिंट निकाल दिया, तो मान लो अगर 50 पेपर हैं तो वो प्रिंट निकल रहे हैं,
तो हम उसका वेट थोड़ी करेंगे, दूसरा कार्य करना स्टार्ट करेंगे। तो वो मल्टी प्रोग्रामिंग होती है कि हमने इसका प्रिंट निकालना स्टार्ट कर दिया, अब ये 50 पेज प्रिंट निकलते रहेंगे, इतने हम दूसरा कार्य कंप्यूटर पे कर लेते हैं। तो वो है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आता है तीसरा हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या है, उपयोगकर्ता को संसाधनों के साथ साझा उपयोग करने के लिए टाइम स्लाइड या क्वांटम, मतलब इनपुट और आउटपुट प्राप्त करने के बीच में जो समय होता है, मतलब ये टाइम शेयरिंग क्या है, अगर हम कुछ समय के बीच में, जैसे हमने 5 मिनट का टाइम दिया, कुछ हमने इनपुट किया और उसको हम आउटपुट 5 मिनट बाद लेना चाहते हैं, तो वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। रियल टाइम सिस्टम क्या है, ये भी इसी प्रकार का है। तो निर्धारित समय में परिणाम देने को जो है, जैसे 10 मिनट में परिणाम देना है, तो वो रियल टाइम सिस्टम हो गया। इसका मेन एग्जांपल जो है वो लिनक्स है। एकल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, समय सीमा की जगह संसाधनों को बेहतर उपयोग के स्थान पर सरलता, उपयोगकर्ता को अधिक सुविधा प्रदान करना, मतलब इसमें जो है टाइम का कोई रोल नहीं है, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए, एकल ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इसका मुख्य एग्जांपल जो है वो MS डोज है। इसका एग्जांपल ही पूछे जाते हैं एग्जाम में कि एकल ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल क्या है, तो वो है MS डोज। एकल मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक प्रोसेसर से कई कार्य करना। एकल मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो एक प्रोसेसर है उससे कई सारे कार्य करना, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है इसका एग्जांपल है। मल्टीटास्किंग क्या है, दो या दो से अधिक प्रोसेसर को जोड़कर कई सारे कार्य करना। तो इसमें क्या था, एक प्रोसेसर से कई सारे कार्य कर रहे थे, जबकि इसमें मल्टीटास्किंग, टास्किंग का मतलब आप प्रोसेसर से ले सकते हैं। तो इसमें एकल मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक प्रोसेसर से कई सारे कार्य हो रहे हैं, जबकि मल्टीटास्किंग इसमें दो या दो से अधिक प्रोसेसर जोड़कर कार्य करते हैं। तो इसका उदाहरण है यूनिक्स, लाइनेक्स, विंडोज़ 7, जबकि एकल मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। अब ओपन क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम समझ लेते हैं, ये भी एग्जाम में प्रश्न आया था। ओपन सोर्स सिस्टम, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का जो प्रयोग है उससे हम कर्नेल सोर्स कोड सबके लिए उपलब्ध होता है, मतलब जो ओपन है मतलब खुला है, उसका प्रयोग कोई भी कर सकता है। तो लिनक्स क्या है, ये मुफ्त में मिलता है, मतलब इस प्रकार से आप याद रखें, ओपन है तो सबके लिए मुफ्त है वो, उसके लिए कोई शुल्क नहीं चुकाना। तो लाइनेक्स जो है ये कंप्यूटर के लिए है, जबकि एंड्रॉयड OS जो है ये गूगल का मोबाइल फ़ोन के लिए है। तो ये दोनों फ्री हैं, मुफ्त हैं, जबकि क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर क्या कहता है, इसको शुल्क चुकाकर ही प्रयोग कर सकते हैं। तो विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ये कंप्यूटर के लिए है, जबकि आईफोन OS एप्पल कंपनी का ये मोबाइल फ़ोन के लिए है। तो इन दोनों के लिए हमें शुल्क चुकाना पड़ेगा। विंडोज़ का यूज हम कंप्यूटर पर करेंगे और आईफोन OS एप्पल कंपनी का जो है वो मोबाइल फ़ोन के लिए है, तो इन दोनों के लिए हमें शुल्क चुकाना पड़ेगा। जबकि ओपन जो है लाइनेक्स और एंड्रॉयड OS जो है ये, इसके लिए हमें शुल्क चुकाना नहीं पड़ेगा, ये मुफ्त हैं। आगे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे हम कई सारे कार्य कर सकते हैं, विंडोज़, लाइनेक्स जो है इसके उदाहरण है। रियल टाइम सिस्टम जो है इसका उदाहरण लाइनेक्स है। एकल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण MS डोज है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स, लाइनेक्स, विंडोज 7। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। अब ओपन सोर्स जो हैं, मतलब जो मुफ्त में मिल रहे हैं, जिनके लिए हमें कोई शुल्क नहीं चुकाना है, तो वो लाइनेक्स, एंड्रॉयड OS। क्लोज्ड सोर्स जिनके लिए शुल्क चुकाना है, कंप्यूटर के लिए विंडो और मोबाइल फ़ोन के लिए हम आईफोन OS का प्रयोग करते हैं। तो एक हमारा रैंडम रिवीजन था। अब पढ़ लेते हैं हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो जो हमारे ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर हैं वो कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर हैं। तो इसको भी अभी हम पढ़ेंगे आगे। अब पहले देख लेते हैं लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं तो पहले उसी को ख़त्म कर लेते हैं। तो लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, MS डोज के बारे में पढ़ते हैं। 1981 में माइक्रोसॉफ्ट व IBM द्वारा बनाए गए एकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है, इसमें विंडोज़ के अलग अलग भाग है, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, जो वर्तमान में चल रहा है विंडोज़ 10 चल रहा है अधिकतर। मल्टीटास्किंग एकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित है। अभी हम CUI और GUI जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कमांड यूज़र इंटरफेस के बारे में आगे पढ़ेंगे। कमांड यूज़र इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में मुख्यतः ये अंतर था कि जो कमांड अगर देते थे हम, तो उस कमांड को हमें याद रखना पड़ता था, लेकिन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के आने से हम सिंबल जो है, चिन्ह हमें पता चल जाते हैं। जैसे किसी चीज़ का कुछ चिन्ह बना है तो हमें वो याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, उससे हमें उस पर क्लिक करके हम उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। कमांड में क्या था, उसमें हमें कमांड याद रखनी पड़ती थी कि कौन सी कमांड हमने दी थी। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है, MS विंडोज़। आगे हम यूनिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ये मल्टी यूज़र टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है।
ये क्या है, एक मल्टी यूज़र टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो होती हैं सी भाषा में लिखा गया ये पहला सॉफ्टवेयर है। तो यूनिक्स जो है, सॉरी सिस्टम है, यूनिक्स जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है एक, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग, यूनिक्स जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज सी भाषा में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रयोग क्या है इसका, वेब सर्वर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके खोजकर्ता कौन है, वो है केन थॉमसन और डेनिस रिची जो है, इन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज की थी। अगला है हमारा लिनक्स, मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, ओपन सोर्स। इसकी बहुत ज़्यादा क्वालिटी है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। मल्टी यूजर है, मल्टीटास्किंग है, मल्टी प्रोसेसिंग है और ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब है मुफ्त में मिलने वाला है, इसके लिए हमें कोई शुल्क चुकाना नहीं पड़ता। इसके खोज कौन है, लिनस टोरबाल्ड्स जो है, इन्होंने लिनक्स की खोज की थी। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये मोबाइल फ़ोन के लिए प्रयोग किया जाता है, ओपन सोर्स है, मतलब कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। व्हाट्सअप, गूगल प्ले, जीमेल इसी सिस्टम के भाग हैं, तो ये हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर यूज कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सअप है तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ, ये हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज कर सकते हैं। अगला है हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, आप दोबारा से देख लेते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो मशीनी भाषा, बाइनरी अंक जो होते हैं 0 1, सिर्फ मशीनी भाषा को कंप्यूटर समझता है। लेकिन इसमें जो है मशीनी भाषा में सॉफ्टवेयर तैयार करना कठिन काम है, तो इसलिए सॉफ्टवेयर जो है वो उच्च भाषा में तैयार किए जाते हैं और इन लैंग्वेज ट्रांसलेटर की मदद से उनको मशीनी भाषा में कन्वर्ट किया जाता है। तो क्योंकि कंप्यूटर हमारा मशीनी भाषा को समझता है, इसलिए इन लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज इस काम में होता है। तो इसको हम देख लेते हैं। उच्च स्तरीय भाषा में जो प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं वो सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड कहलाते हैं। क्वेश्चन कहीं से ही बन सकता है, इसलिए सारी चीज़ ध्यान से देखते चलें। उच्च स्तरीय भाषा में जो प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड। मशीनी भाषा में जब ये परिवर्तित हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो अब इसको देख लेते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर ने इस सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट कर दिया, तो अब ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाएंगे क्योंकि ये मशीनी भाषा में कन्वर्ट हो गए। अब इन्हें कन्वर्ट करने के लिए 3 सॉफ्टवेयर है हमारे पास, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। असेंबलर क्या है, ये निम्न स्तरीय भाषा जो है उसको मशीनी भाषा में बदलता है, जबकि इंटरप्रेटर और कंपाइलर ये दोनों उच्च स्तरीय भाषा को बदलते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है बदलने में, ये इंटरप्रेटर जो है वो एक एक लाइन को परिवर्तित करता है, जबकि कंपाइलर पूरे पेज को परिवर्तित कर देता है मशीनी भाषा में। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख लें। अगला है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये प्रोग्रामों का एक समूह है जो विशिष्ट कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं। मतलब कोई सॉफ्टवेयर है प्रेजेंटेशन के लिए तैयार करना है, कोई हमें पत्र लिखना है या किताब छापनी है उसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार करना है, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे हम देखते हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज होंगे, स्प्रेडशीट बनानी हो, प्रेजेंटेशन या डाटाबेस दिखाना हो, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। किस सिस्टम पे काम करेंगे, वो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS, MS विंडोज़ और लाइनेक्स। तो हम यहाँ से एक एक चीज़ समझते हैं। अगर हमें वर्ड प्रोसेसिंग का कार्य करना है तो वो MS DOS के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर हम वर्ल्ड स्टार सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं और ये वर्ड प्रोसेसिंग का कार्य करेगा। तो यहाँ से ये समझना है हमें कि जो हमारा वर्ल्ड स्टार वो है सॉफ्टवेयर, ये MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकता है और कार्य क्या करेगा, वर्ड प्रोसेसिंग का। दूसरा देख लेते हैं, अगर हमें वर्ड प्रोसेसिंग का कार्य MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे करना है तो वहाँ पे कौन से सॉफ्टवेयर चलेंगे, वर्ड पैड या MS वर्ड। MS वर्ड हम चलाते भी हैं कंप्यूटर में, तो MS वर्ड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे चलता है और ये कार्य क्या करता है, वर्ड प्रोसेसिंग का। ऐसे ही MS विंडोज़ को आगे देख लेते हैं। स्प्रेडशीट का कार्य करना हो तो ये MS एक्सेल सॉफ्टवेयर का यूज हम करते हैं और ये किस पे ऑपरेट करता है, MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये चलेगा। ऐसे हम प्रेजेंटेशन का अगर यूज करें तो MS पावर पॉइंट जो है MS विंडोज़ पे कार्य कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, जबकि MS एक्सेज जो है डाटाबेस होता है, इसके लिए हम MS विंडोज़ पे इसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो लाइन है ये सारे सॉफ्टवेयर जो है MS विंडोज़ के हैं और अलग अलग कार्य के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसी विशेष कार्य के लिए ही बनाए जाते हैं, जबकि MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये वाले सॉफ्टवेयर कार्य करेंगे और ये इनका काम होगा। जबकि लाइनेक्स सॉफ्टवेयर जो है उसके लिए ये सॉफ्टवेयर हैं। ओरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ओरेकल क्या है। ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है
किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे कार्य करता है, तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये कार्य करता है। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर हो गए। अब इनका कार्य देख लेते हैं है क्या क्या। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है वो क्या होता है उसके अंदर, तो टेक्स्ट दस्तावेज जैसे पत्र बनाना हो, कोई रिपोर्ट बनानी हो, पुस्तकें आदि छापनी हो, उनको तैयार करके एडिट करना हो या फॉर्मेट करना हो, ये सारा कार्य वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है कौन कौन से, तो ये जो सारे सॉफ्टवेयर हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं, जबकि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलते हैं। जैसे एम एस वर्ड एम एस विंडोज़ पे चलेगा, वर्ल्ड स्टार जो है वह एम एस डॉस पर चलेगा। आगे देखते हैं, स्प्रेडशीट बनानी हो, जैसे कोई गणितीय सांख्यिकी डाटा का काम करना हो, जैसे बैंकों में अधिकतर करते हैं, टेबल बनाते हैं, तो उसमें हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का कार्य करते हैं। जैसे डाटा को रो और टेबल में वर्गीकृत करना हो, तो इसके लिए ग्राफ चित्र की जो चार्ट की सुविधा है वो इस सॉफ्टवेयर में दी जाती है। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के लिए हम किस का यूज करते हैं, तो एम एस एक्सेल जो है हम इसका यूज कर लेते हैं एम एस विंडोज़ में, लोटस 123 का यूज कर लेते हैं एम एस डॉस पर, और के स्प्रीड ओपन केल स्टार काल्क जो है ये लाइनेक्स पे हम यूज कर सकते हैं। तो ये स्प्रेडशीट के लिए हो गया। अब आता है डाटाबेस सॉफ्टवेयर, डाटा को स्टोर करना, संशोधन करना, वर्गीकृत करना, डाटाबेस सॉफ्टवेयर हो गया। जैसे ओरेकल हो गया, ओरेकल क्या है, एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन की बात करें तो अगर सम्मेलन, बैठक, गोष्ठी में सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण करना हो तो इसके लिए एम एस पावर पॉइंट है। इसमें एम एस पावर पॉइंट में आपने देखा भी होगा कि हम चित्र बना के कोई या बर्ड टाइप करके उसको घुमा सकते हैं या थंबनेल बना सकते हैं, मतलब प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। तो ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो गया एम एस पावर पॉइंट। अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग जो है ये वित्तीय लेखांकन, व्यापारिक लेन देन को सरल बनाने के लिए किया जाता है अकाउंटिंग का कार्य। जो टैली है, टैली जो है इसका एक मुख्य सॉफ्टवेयर है, तो इम्पोर्टेंट है। लोकप्रिय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, टैली। डेस्कटॉप पब्लिशिंग की बात करें, अगर कुछ हमें प्रकाशित कराना हो तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए ये सॉफ्टवेयर हैं माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, पेज मेकर, कोरल ड्रा, वेंचुरा। तो ये जो हैं 4 सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट हमने यहाँ लिखे हैं जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग का कार्य करते हैं। इसके माध्यम से हम कुछ भी पब्लिश करा सकते हैं। अगला हमारा है ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ग्राफ चित्र, रेखा चित्र का निर्माण, संशोधन करने और प्रिंट करने के लिए ग्राफिक सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, जिसमें एडोब फोटोशॉप का हम यूज करते हैं। हर एक के लिए एक अलग कार्य के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किए गए हैं, तो इसलिए सॉफ्टवेयर की जो डेफिनेशन यही है कि विशेष कार्य के लिए जो है प्रोग्रामों का जो समूह तैयार किया जाता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब आती है कैड सॉफ्टवेयर की बात। इंजीनियरिंग और बैंकरिंग कार्यों में इसका यूज किया जाता है, जहाँ पे नक्शे बनाए जाते हैं, 3D में नक्शे बनाए जाते हैं, वहाँ पे संशोधन किया जाता है उनमें। तो इसके 2 मेन एग्जाम्पल हैं, ऑटो कैड और ऑटोडेस्क जो है इसके मुख्य 2 जो हैं सॉफ्टवेयर हैं। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। अकाउंटिंग पेज मेकर, अकाउंटिंग का कार्य टैली से किया जाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, अगर कुछ पब्लिश कराना हो तो माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, पेज मेकर, कोरल ड्रा, वेंचुरा। ग्राफिक का कार्य एडोब फोटोशॉप से। कैडिंग का कार्य जो वैज्ञानिक और गणितीय इंजीनियर करते हैं, ऑटो कैड, ऑटोडेस्क हो गया सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग का कार्य वर्ल्ड स्टार, वर्ल्ड पैड, एम एस वर्ड के द्वारा। स्प्रेडशीट एम एस एक्सेल, ओपन कैल्क, लोटस 123। प्रेजेंटेशन का कार्य एम एस पावर पॉइंट हो गया। और डाटाबेस का कार्य करना हो तो ओरेकल, एम एस एक्सिस और स्टारबेस। ओरेकल को आप अच्छे से ध्यान रखें, ओरेकल क्या है, एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। अब बात करते हैं हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को अशुद्धि वायरस से दूर रखने के लिए, कंप्यूटर प्रयोग को सरल बनाने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। जैसे कंप्यूटर में कभी वायरस आ गया तो अगर हम एंटीवायरस डाल लेते हैं तो उससे वायरस नहीं आता कंप्यूटर में। तो डिस्क फॉर्मेटिंग, डिस्क क्लीनअप, बैकअप प्रोग्राम, एंटीवायरस यूटिलिटी, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, फाइल मैनेजर, डाटा फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी, ग्रुप बेयर, ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। अब इसमें एक दो का हम यूज़ देख ले सकते हैं। डिस्क फ्रेगमेंटेशन क्या है, फ्रेगमेंट्स को पहचान कर पुनर्व्यवस्थित करना। और फाइल कंप्रेशन मतलब फाइल का अगर हमारे पास डाटा मेमोरी कम है तो हम वहाँ पे फाइल के साइज़ को कम कर सकते हैं, तो ये डाटा कंप्रेशन यूटिलिटी वहाँ पे यूज होता है। अगला है हमारा सॉफ्टवेयर पैकेज। सॉफ्टवेयर पैकेज वही मैंने बताए थे आपको, विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर का समूह है। एम एस ऑफिस जो है इसने अपने सॉफ्टवेयर जैसे बनाए हैं, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सिस, एम एस इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इसने जो है विभिन्न कार्य के लिए, जैसे एम एस वर्ड का प्रयोग हम वर्ड प्रोसेसिंग के लिए करते हैं, एक्सेल का हम जैसे कोई ग्राफ या टेबल बनानी हो, एम एस पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन के लिए, एम एस एक्सिस का डाटाबेस के लिए हम यूज करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर पैकेज है एम एस का, ऑफिस का, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 1990 में जारी किया था। अगला है हमारा रिटेल सॉफ्टवेयर।
रिटेल सॉफ्टवेयर क्या है कि उचित शुल्क चुकाकर उसको हम उपयोग कर सकते हैं। मतलब ये पेड होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, MS ऑफिस, टैली जो है, इसमें हम उचित शुल्क चुकाकर जो है इनका प्रयोग कर सकते हैं। जबकि पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या है, जो पब्लिक के लिए मुफ्त होते हैं। उसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो शेयरवेयर और एक होता है फ्रीवेयर। ये इंटरनेट पर आपको मुफ्त उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन ट्रायल के बाद, कुछ दिन का ट्रायल के बाद आपको शुल्क देना पड़ेगा। लेकिन फ्रीवेयर जो होते हैं ये बिल्कुल फ्री होते हैं, लेकिन जो इसके निर्माता हैं उसके पास इसके अधिकार हैं कि वो कभी भी इस पर शुल्क रख सकता है, लेकिन ये फिलहाल फ्री होते हैं। तो ये फ्रीवेयर हो गए। जबकि शेयरवेयर जो है ये कुछ दिन के ट्रायल के बाद इन पर चार्ज देना पड़ता है। अगला है हमारा डेमो सॉफ्टवेयर। तो डेमो का आपको नाम से पता चल रहा होगा, प्रचार के लिए कुछ समय के लिए उपयोग में फ्री दिया जाता है, फिर उसके बाद उस पर शुल्क लग जाता है। ग्रुप पेयर क्या है, समान उद्देश्य में लगे व्यक्तियों के लिए यह एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मतलब जो कंप्यूटर को अशुद्धियों से दूर रखें, जैसे ऑनलाइन चैट, ईमेल, न्यूज़ ग्रुप, वॉइस मेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है, ये ग्रुप वेयर के उदाहरण हैं। अगर फर्मवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का जो मिश्रण है यह रोम में डाला जाता है और हार्डवेयर की बचत करता है। मतलब कभी हार्डवेयर जो क्षतिपूर्ण हो जाता है तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है, इससे हार्डवेयर की बचत होती है। कर्नेल क्या है, सॉफ्टवेयर सोर्स कोड भी कहा जाता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में संबंध स्थापित करता है। कर्नेल जो है वो सॉफ्टवेयर सोर्स कोड भी कहा जाता है, क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज में बने होते हैं। ये कुछ जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज है, इसके बारे में आप डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। सॉफ्टवेयर में त्रुटि बग्स जो होते हैं, अगर जैसे कुछ वायरस आ गया, त्रुटि आ गई, उसको ढूंढने पर सुधारने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है डिबगिंग। जैसे कंप्यूटर में कुछ वायरस आ गया तो उसको ढूंढने और उसको सुधारने की प्रक्रिया कहलाएगी डिबगिंग। जबकि इसके पश्चात सॉफ्टवेयर सही से अगर काम कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं टेस्टिंग। मतलब सॉफ्टवेयर सही से काम करने लग गया कि नहीं किया तो उसको हम टेस्टिंग कहते हैं। और उस त्रुटि को छोटे प्रोग्राम से ठीक करना, मतलब अगर कोई त्रुटि छोटी है तो उसको छोटे प्रोग्राम से ठीक कर देंगे तो उसे बोलेंगे हम पैच। तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यूजर इंटरफेस की बात करें तो कंप्यूटर व उपयोगकर्ता के मध्य अंतर संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। मतलब जो उपयोग करता है वो कंप्यूटर को किस प्रकार से यूज करता है। तो पहले क्या था, जो कमांड लाइन इंटरफेस का यूज किया जाता था, इसमें लिखित कमांड टाइप करके दी जाती थी जिसे याद करने की ज़रूरत होती थी। इसका एग्जांपल है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर लिख के कमांड हम कंप्यूटर में दे रहे हैं तो जैसे हमने 8-10 कमांड दी थी तो वो हमें याद नहीं रहती थी कि हमने पहले कौन सी दी थी और क्या कमांड दी थी। लेकिन अब क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया, जो हमारा मॉनिटर होता है उसकी स्क्रीन पे सारे सिंबल बने होते हैं, तो हमें जो भी चीज़ यूज करनी होती है वो सिंबल के माध्यम से हम एकदम पहचान लेते हैं कि किस चीज़ का हमें यूज करना है। तो अभी आसान हो गया, कमांड को लघु चित्र के रूप में या प्रतीक चिन्ह के माध्यम से दर्शाया गया है, जिसे आइकन कहते हैं। तो जो आइकन आपको डिस्प्ले पे मिल जाएंगे, जैसे अलग अलग, जैसे रिसाइकिल बिन का होता है, माई कंप्यूटर का ऑप्शन होता है, तो ये सारे आपको उस पर स्क्रीन पे मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको कमांड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपने क्या कमांड देनी है, आप आइकन देखेंगे, उस पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद उस पर आप कार्य कर सकते हैं। स्क्रीन पर आइकन मीन्स में प्रदर्शित कीबोर्ड या माउस से कमांड देकर उस पर आप कार्य कर सकते हैं। जैसे माउस से उस पर क्लिक करके डबल उसके हम अंदर एंटर करके कार्य कर सकते हैं। तो CUI और GUI में यही फ़र्क है। इसका उदाहरण है विंडोज़ और लाइनक्स जो है इसका उदाहरण है, जबकि कमांड लाइन इंटरफेस का उदाहरण जो था वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, DOS। अगला है कमांड को पूरा करने का जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूटिंग कहलाता है। जो कमांड है उसको पूरा करने के लिए नई डिवाइस जोड़ने से पहले उसका कंप्यूटर में होना चाहिए। अगर जैसे कोई भी हम नए सिस्टम में हमने प्रिंटर ऐड किया, कोई प्रिंटर हम यूज कर रहे हैं, अलग से लाए हैं, उसमें उसका डिवाइस ड्राइवर होना ज़रूरी है, उसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी वो प्रिंटर जो है उस कंप्यूटर पर कार्य करेगा। जो हमने पीछे अभी पढ़ा था हमने, जैसे अगर कई प्रोसेसर एक साथ कार्य करते हैं तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। एक प्रोसेसर और अधिक प्रोग्राम हो तो मल्टी प्रोग्रामिंग। अगर एक से अधिक ऐप हो तो उसे मल्टीटास्किंग कहा जाता है। एक सेवा जो संगठनों को अपनी वेबसाइट बनाने की अनुमति देती है उसे कहते हैं वेब होस्टिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब अगला चैप्टर है हमारा फ्लो चार्ट और कंप्यूटर भाषाएं। इसको भी हम एकदम पढ़ लेते हैं। एल्गोरिथम कंप्यूटर द्वारा किसी कार्य को क्रियान्वित करना तथा वांछित परिणाम प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया जो है, जैसे हमने किसी कंप्यूटर में इनपुट दिया, बाद में प्रोसेसिंग हुई, बाद में हमें आउटपुट मिला, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वो एल्गोरिथम कहलाती है। इसको हम फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे कि हम इसमें मैप कैसे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ हमने स्टार्ट किया, इसको हम मैप को समझ लेते हैं। स्टार्ट किया, फिर उसके बाद हमने इनपुट दिए A और B,
इनपुट ए और बी दिए दो हमने। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी से है तो ए का प्रिंट निकल जाएगा। यस है, मतलब ए ग्रेटर देन है बी से तो ए प्रिंट निकलेगा। अगर बी ग्रेटर देन है, मतलब यहाँ पे नो लिखा हुआ है कि ए से ज़्यादा बी बड़ा नहीं है, तो प्रिंट बी का निकलेगा। मतलब इन दोनों में जो भी बड़ा है, तो ये सिंबल इसलिए दे रखा है ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर है तो प्रिंट ए निकलेगा, अगर नहीं है तो प्रिंट बी निकलेगा। उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। तो ये फ्लो चार्ट है, इसको डायग्राम जैसे टर्मिनल हो गया, ये इनपुट आउटपुट का सिंबल हो गया, ये प्रोसेसिंग चल रही है पूरी ये वाली आयताकार बॉक्स में। ये निर्णय हो गए कि ए और बी में क्या निकलेगा, प्रिंट ए निकलेगा या बी निकलेगा। ये फ्लो लाइन है जो कनेक्ट करता है, और ये कनेक्टर हैं जो एक दूसरे से फ्लो लाइन के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर भाषाएं। कंप्यूटर भाषाएं की बात कर लेते हैं, जैसे मशीनी भाषा, असेंबली भाषा, उच्च स्तरीय भाषा। मशीनी भाषा कंप्यूटर समझता है, 0 1 ये हमने पहले ही बता दिया। उसके बाद असेंबली भाषा का निर्माण हुआ, उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज का निर्माण हुआ। तो उसके बाद सबसे पहले देख लेते हैं मशीनी भाषा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो केवल ऑन, अगर 1 है तो ऑन माना जाएगा, ऑफ है तो 0 की पहचान कर सकता है, इसलिए ये सिर्फ मशीनी भाषा को ही समझता है। उसके बाद मशीनी भाषा के बाद असेंबली भाषा का निर्माण हुआ, जिसे निम्न स्तरीय भाषा कहा जाता है। यह अक्सर व अंकों से बना न्यूमेरिक कोड होता है। जैसे जोड़ने के लिए हम ADD ऐड का यूज करते हैं, घटाने के लिए सब्ट्रैक्ट को हम SUB से लिख लेते हैं, और लोड करने को LD से प्रेजेंट करते हैं। तो ये असेंबली भाषा है जिसे निम्न स्तरीय भाषा भी कहा जाता है। और इसको कंप्यूटर क्योंकि हमारा सिर्फ मशीनी भाषा ही समझता है, तो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, असेंबलर का। उसके बाद ये हमने पहले ही बताया था कि असेंबली भाषा में लिखा गया प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम होगा, या हाई लेवल लैंग्वेज में भी लिखा गया प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम होगा, लेकिन जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बन जाता है। अब बात कर लेते हैं 5 पीढ़ी कंप्यूटर की आई हैं, तो उसमें किस प्रकार से भाषाओं का यूज हुआ है। पहली पीढ़ी में सिर्फ मशीनी भाषा थी। दूसरी पीढ़ी जो है असेंबली भाषा थी, जिसमें जोड़ना ऐड प्रेजेंट करता था, घटाना सब्ट्रैक्ट SUB से, और लोड करना LD यूज करते थे। तीसरी पीढ़ी में जो है उच्च स्तरीय भाषाएं आ गई थी, कोवल, लोगो, बेसिक, एल्गोरिथम, C++, कोमल, प्रोलॉग, पास्कल, जावा, C#, RPG और लिस्प, स्नोबल। ये जो है तीसरी पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषा का विकास शुरू होना हो गया था। चौथी पीढ़ी में डोमेन आधारित 4GL लैंग्वेज आ गई, जिसमें स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जावा स्क्रिप्ट, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज, ये चौथी पीढ़ी में आई हैं। पाँचवीं पीढ़ी में जो है लिस्प, प्रोलॉग, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है, जबकि फोर्थ वाली जो पीढ़ी है वो डोमेन आधारित 4GL पर आधारित थी। सिंटेक्स रूल क्या होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो शब्दों और चिन्हों के रूल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सिंटेक्स रूल कहते हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो लैंग्वेज हैं, हाई उच्च स्तरीय लैंग्वेज जो हैं वो किस प्रकार से हैं और किस यूज में उनका प्रयोग किया जाता है। तो जो फोर्टन है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसकी फुल फॉर्म है, यह है प्रथम उच्च स्तरीय भाषा का दर्जा इसको दिया गया है। तो अगर पूछा जाए कि जो सबसे पहली उच्च स्तरीय भाषा है वो कौन सी है, तो वह है फोर्टन फॉर्मूला ट्रांसलेशन। 1966 में आंसी ने इसका मानकीकरण किया था। अगला है हमारा लोगो, इसका जो इसकी खोज की है सिमोट पेपर्ट ने की, और यह बच्चों के प्रयोग के लिए लोगो जो लैंग्वेज है इसका प्रयोग किया जाता है। कोवल क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये भी एक ओरिएंटेड लैंग्वेज है। बेसिक जो है बिगिनर ऑल पर्पज सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड, अन्य भाषाओं को सीखने के लिए जो है बेसिक लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। ये साइड में जो है इसके उपयोग भी हैं, साथ साथ पढ़ लेते हैं। फोर्टन लैंग्वेज जो है बीज गणित पर आधारित है। वैज्ञानिक इंजीनियर जो है गणितीय सूत्र हल करने के लिए या जटिल गणना हो तो उसके लिए फोर्टन लैंग्वेज का यूज किया जाता है। और ये पहले बता दिया मैंने, पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है, तो वो है फोर्टन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसकी पूरी फॉर्म है। लोगो जो है बच्चों के लिए यूज के लिए की गई है, रेखाचित्र ग्राफिक शिक्षा के लिए। कोवल जो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये व्यावसायिक कार्यों के लिए, बिजनेस आ चुका है इसमें पहले से तो आप अच्छे से याद रख सकते हैं, व्यावसायिक कार्य के लिए। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। बेसिक जो है ये गणितीय व्यावसायिक दोनों में अन्य भाषा के नींव का पत्थर है, मतलब अन्य भाषाएं सीखने के लिए हमें बेसिक लैंग्वेज जो है शुरू में स्टार्टिंग में अगर सीख लें तो अन्य भाषाएं हमारे लिए आसान हो जाती हैं। तो अन्य भाषा सीखने के लिए नींव का पत्थर है। अगली हमारी पास्कल है, ये शिक्षा परक भाषा है। ब्लेज पास्कल के नाम पर इसका नाम रखा गया है। 1971 में निकोलस बिर्थ ने इसकी खोज की थी।
अगली लैंग्वेज हमारे C++। इसकी खोज 1972 में बेल लेबोरेटरीज ने की। डेनिस रिची और ब्रायन कर्निगहम में तीनों ने इनकी खोज की थी। ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सी भाषा में लिखा जाने वाला पहला प्रोग्राम है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि सी भाषा में लिखा जाने वाला पहला प्रोग्राम कौन सा है, तो सी यूनिक्स जो है पहला प्रोग्राम है। जबकि सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, तो वो है फोर्टन। जावा की बात करें तो जावा क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है, इंटरनेट पर प्रयुक्त की जाती है। जेम्स गॉसलिंग जो है इसके खोज करता है। अगली है हमारी एल्गोल एल्गोरिथम लैंग्वेज, बीज गणितीय गणना में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो मीनिंग है उससे एल्गोरिथम लैंग्वेज है तो बीज गणितीय गणना हो गई, सिंपल है, उससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं किस चीज़ में इसका यूज होता है। कोमल क्या है, कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज, ये छात्रों के लिए है। प्रोलॉग क्या है, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, कृत्रिम बुद्धि तार्किक प्रोग्रामिंग में इसका विकास होता है 1972 फ्रांस में। अगली क्या है हमारे आरपीजी, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, व्यावसायिक कार्य में इसका यूज होता है। और इसका विकास किसने किया, तो किसका विकास किया, आईबीएम ने। लिस्प की बात करें तो कृत्रिम बुद्धि लिस्ट प्रोसेसिंग इसकी फुल फॉर्म है और 1959 में इसका विकास किया था जॉन मैकार्थी ने। अब थोड़े से प्रश्न देख लेते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामों को अनुदेशों को लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो कोडिंग कहलाती है। जो कंप्यूटर के प्रोग्राम हैं या अनुदेश हैं उन्हें लिखने की प्रक्रिया कोडिंग। वे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में अपने प्रयोग के लिए अलग रखा गया है तो उन्हें रिजर्व वर्ड कहा जाता है। इंडिपेंडेंट भाषा कौन सी है, तो उच्च स्तरीय भाषा जो है वो इंडिपेंडेंट होती है, किसी पर निर्भर नहीं करती। अगला चैप्टर है हमारा डाटा तथा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटा क्या है, तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है। जब हम इसे इनपुट करते हैं तो प्रोसेसिंग होती है, तो उसके बाद हमें सूचना या आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त होता है। डाटा का प्रकार देख लेते हैं तो संख्यात्मक होता है 0, 1, 2। अक्षर में देखें तो इस प्रकार से, ध्वनि आवाज़ हो गई, रेखा चित्र, ये डाटा के प्रकार हैं, इस प्रकार का डाटा हो सकता है। इनपुट, अगर हम डाटा इनपुट करेंगे तो प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद हमें सूचना मिलेगी आउटपुट के रूप में। अब देख लेते हैं DBMS, यहाँ से प्रश्न बनेगा कि DBMS क्या है, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग डाटा को व्यवस्थित करना, परिवर्तित करना, साझा करना, मिटाना, मतलब डाटा का सब कुछ काम जो है इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर सकते हैं। और जो इस सॉफ्टवेयर को कार्य करता है सॉफ्टवेयर पे, वो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव कहलाता है, DBA, चाहे वो व्यक्ति हो सकता है या कोई संस्था हो सकती है। डाटा रिडेंडेंसी या पुनरावृत्ति क्या होती है कि एक ही डाटा अगर एक से अधिक जगह स्टोर है तो वो डाटा रिडेंडेंसी कहलाती है, पुनरावृत्ति कहलाती है। डाटा को रिकॉर्ड रखने का जो छोटे से बड़ी फाइल तक जाते हैं तो वो किस प्रकार से है, बिट जो हो गया, बिट 0 या 1 बिट हो गए। उसके बाद 8 बाइट का एक करैक्टर होता है, करैक्टर में 8 बाइट हो गए। उसके बाद कई सारे जो अक्षर मिलके एक फील्ड का निर्माण करेंगे, कई सारा फील्ड मिलकर रिकॉर्ड का, फिर एक फाइल बनेगी, फिर एक डाटाबेस पूरा बन जाएगा। तो ये डाटा रिकॉर्ड रखने का छोटे से बड़ा क्रम है इस प्रकार से। डाटा मॉडल की बात करें तो रिलेशनल डाटा मॉडल जो है, डाटा टेबल्स में रो और टेबल होती हैं, जैसे ये रो टेबल हो गई, यह भी आगे देखेंगे हम। नेटवर्क डाटा मॉडल, डाटा को रिकॉर्ड के संग्रह में रखना। हायरार्किकल डाटा मॉडल जो है, सभी रिकॉर्ड आपस में जुड़े रहते हैं। ये सबसे पुराना और लोकप्रिय डाटा मॉडल है, कौन सा, हायरार्किकल डाटा मॉडल। अब SQL क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो है एक डाटाबेस लैंग्वेज है जिसका विकास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस के लिए ही किया गया है। और DBMS क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर मैंने पहले ही बताया था। ओरेकल क्या है, एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, पूछा जाता है एग्जाम में कि ओरेकल क्या है। माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट एसिड जो है ये भी एक सॉफ्टवेयर है। अब देख लेते हैं रिलेशन क्या है। रिलेशनल टेबल मैंने पहले बताया था, यहाँ पे आपको ये कॉलम मिलेंगे और ये मिलेंगी रो, तो इसे हम कॉलम या एट्रीब्यूट कहते हैं इस प्रकार से। तो जो ये कॉलम है इस प्रकार के, इसे हम कॉलम या एट्रीब्यूट कहते हैं। उनकी कितनी संख्या है वो डिग्री कहलाती है, मतलब जितने अगर 4 हैं तो 4 डिग्री हो गई। उसके बाद रो की बात करें इस प्रकार से, तो इसे रो या टपल कहते हैं। टपल भी अगर आए एग्जाम में तो ध्यान रखना, इसको रो या टपल कहते हैं। और इसकी संख्या कोऑर्डिनेलिटी कहलाती है, कि जितनी इसकी संख्या होगी वो कोऑर्डिनेलिटी कहलाती है। अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा नंबर और एल्जेब्रिक कैरेक्टर, कमांड जो डाटा को टेबल से हटा देती है, मतलब अगर टेबल में कुछ चीज़ लिखी हुई है उसको हटाने के लिए ट्रैक्रेट जो है ये कमांड होती है। डाटाबेस में प्राइमरी की जो है रिकॉर्ड को यूनिक ढंग से पहचानने के लिए जो है डाटाबेस में प्राइमरी की का यूज होता है।